Good morning students. Now in today's lecture we will see the next concept, that is work done. यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हमें देखने हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड सेकंड वन इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. तो पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. ओके, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज नथिंग बट व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट and if it displaces from its position, okay, then we can say that work is done. देखिए यहाँ पर अगर एक ब्लॉक है, consider there is a block at a position, okay, and if we apply a force and if the block changes its position and get displaced to the B through displacement x, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, देन वी कैन से दैट देर इज़ वर्क डन. सो वर्क डन मतलब क्या होता है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, दैट डिस्प्लेसमेंट मे बी इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, अब सपोज यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन क्या हो गया यहाँ पर? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज. तो ये इसका मैग्नीट्यूड W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स. ओके, नाउ कंसिडर अ ब्लॉक एट ए पोजिशन. नाउ इफ यू अप्लाई अ फोर्स नॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बट मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी पोजीशन. लेट दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स. ओके, वेक्टर एक्स, और यहाँ पर ये वेक्टर होगा फोर्स. देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है यहाँ पर कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है यहाँ पर. तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सिंपल फार्मूला नहीं है. नो, अगर हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देते, कंसीडर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बाय मेकिंग सम एंगल थीटा, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल, तब भी यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है थ्रू डिस्टेंस ए बी. लेट एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू component of force in the direction of displacement into magnitude of डिस्प्लेसमेंट. ये इसका एक्चुअल फार्मूला होता है इस पर कि वर्क डन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, वर्क डन W इज इक्वल टू, नो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, इट मेक्स एंगल थीटा. तो अब यहाँ पर फोर्स का हमें कंपोनेंट लेना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. देखिए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा? इस तरह का. अगर यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कंपोनेंट मिलेगा ना हमें. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये एडजेसेंट साइड है, मतलब क्या होगा यहाँ पर? एफ कॉस थीटा. यस, ये होगा ना कंपोनेंट, बिकॉज एडजेसेंट साइड है. तो कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा. तो एफ कॉस थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए बी, दैट इज एक्स. ओके, सो W इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा. एफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्स वेक्टर क्वांटिटी. ओके, और दोनों के बीच यहाँ पर कॉस थीटा एंगल है. इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा? इट इज़ डॉट प्रोडक्ट. सो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स. तो ये जनरल फार्मूला स्टूडेंट, और इट इज़ इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा. ये इसका जनरल फार्मूला है. मतलब एक्चुअल वर्क डन क्या होता है कि
फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। देखिए यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब इनके बीच एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस थीटा मतलब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो इसलिए यहाँ पर एफ इंटू एक्स, इतना ही फॉर्मूला आता है स्टूडेंट। ओके, देखिए जैसे इस फोर्स का एंगल चेंज हो जाता है स्टूडेंट, इस तरह से एंगल चेंज होगा ना, सपोज हम यहाँ से स्टार्ट कर देते 0, 30, 45, 60, 90, 100, 180, 270 और 360, इस तरह से एंगल कौन सा भी हो सकता है फोर्स का, तो एंगल जितना होगा उस हिसाब से कॉस थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ओके, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, राइट, कॉस 270 की वैल्यू कितनी होती है +1 या 0 होती है, और कॉस 360 या फिर से 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू +1, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू +1 to -1 एंड बीच में 0 आता है, ये तीनों वैल्यू होती है, ठीक है, 0, +1, -1। मतलब इस तरह से हम यहाँ पर फोर्स के 3 टाइप्स कंसिडर कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन। तो ये जनरल फार्मूला स्टूडेंट, W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर x, दैट इज Fx cos थीटा। ओके, तो वर्क डन ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो वर्क डन स्केलर है इवन दो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये जनरल फार्मूला होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब यहाँ पर फोर्स जो हम अप्लाई करने वाले इट इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। देखिए होता क्या है कि जैसे हम फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे दैट एनर्जी ट्रांसफर टू द ब्लॉक, और उस एनर्जी की वजह से दैट ब्लॉक डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये जनरल यहाँ पर है। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन कब कहेंगे हम, तो पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या होता है, अगर फोर्स अप्लाई करते हैं और ब्लॉक या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है, दैट वर्क डन इज नोन एज पॉजिटिव वर्क, है ना। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब अगर फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब वर्क डन नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, एंड दिस आर द डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस। ये फोर्स की डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। अगर यहाँ से अगर हम एंगल स्टार्ट करते हैं मेजर करना, तो जब ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन यहाँ तक, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी ए टू बी, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा ए टू बी। तो फोर्स की डायरेक्शन ए बी है और डिस्प्लेसमेंट भी ए बी है, तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा स्टूडेंट। ओके, देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 0 है। अब 0 एंगल है मतलब cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू एफ इंटू एक्स दैट इज एफ एक्स। तो ये मैक्सिमम वर्क डन होगा जब एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ओके, एग्जैक्टली सेम होते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तब फोर्स क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, अब इसके ऊपर जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर 0, 30, 45, 60, अब ये 90 तक, जैसे हम एंगल इंक्रीज करेंगे तो कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीजिंग रहेगी, एंड कॉस 90 पर कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये पॉजिटिव वर्क है ना, भले यहाँ पर वर्क डन कम होते लेकिन पॉजिटिव वर्क डन है। अब यहाँ पर देखिए फोर्स की डायरेक्शन अगर वर्टिकली अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है, ओके, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री।
और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से वर्क डन के 3 टाइप से, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। अब नेगेटिव कैसा होगा, देखिए अगर फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से आती है तो ये एंगल 90 से ज़्यादा होगा ना, तो अगर देखें 90 टू 180 तक कॉस की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होती है +1 है ना, यहाँ पर +1 होती है, यहाँ पर 0 होती है 90, 180 तक क्या होगी, -1 होगी, यहाँ पर 0 फिर से प्लस, मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव रहेगी, फिर से यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव रहेगी, राइट। तो ये आपको पता है ना, ये नेगेटिव होगी यहाँ पर और ये भी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रहा है, तो इस सेक्शन में जितना भी वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होगा, दैट इज़ पॉजिटिव वर्क डन। और मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 होगा। जैसे एंगल इंक्रीज होगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कम होगा, बिकॉज वर्क डन कम होगा ना। वाई, बिकॉज एफ कॉस थीटा, देखिए एफ कॉस थीटा कंपोनेंट की वैल्यू कम हो जाएगी एंगल अगर बढ़ता है तो 0 to 90, तो इसलिए वर्क डन कम होगा। और देखिए यहाँ पर अगर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनके बीच एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा स्टूडेंट। और जैसे एंगल बढ़ेगा तो अब कॉस की वैल्यू माइनस होगी। तो अगर एफ कॉस थीटा, देखिए एफ कॉस थीटा की वैल्यू माइनस अगर हो जाती है तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा ना, तो इसलिए माइनस वर्क डन। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन होगा। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगर राइट की तरफ, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब अगर फोर्स अप्लाई करते हैं हम, ओके, और डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तब वहाँ पर वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो देखिए यहाँ से 90 टू 270 तक वर्क डन क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा, मतलब इस डायरेक्शन में पूरा वर्क डन नेगेटिव होगा। और जब इसकी वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पर 270, ओके, तो कॉस 270 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होता है तब वर्क डन हमेशा 0 होता है, ओके। जैसे देखिए सर्कुलर मोशन में हमने देखा है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज 0, राइट। बिकॉज देखिए अगर ये सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल यहाँ पर और इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है और इसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली हो रहा है, ओके, तो इनके बीच एंगल कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा ना, वर्क डन 0 होता है, ओके। तो ऑलरेडी ये पार्ट आपने 9th में, इसके पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा होगा। यहाँ पर जनरल वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो आपको यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखनी है कि वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन इज़ नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिए, W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, दैट इज Fx cos थीटा, ओके। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, इफ़ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नाउ देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ दैट देयर इज अ वर्क डन बाय अप्लाइंग नॉट कांस्टेंट फोर्स बट बाय वेरिएबल फोर्स। तो आज के लेक्चर में हमें यही पॉइंट हाईलाइट करना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ओके। तो यहाँ पर 2 मेथड्स है स्टूडेंट। नंबर 1 है यहाँ पर कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड एक फर्स्ट मेथड है, और सेकंड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड, ओके। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर डिस्कस करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो चलिए एक ग्राफ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, जब हम ग्राफ निकालते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो फोर्स अगर वाई एक्सिस पर लेते हैं, ओके, और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट
इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वर्डन बाय कांस्टेंट फोर्स मतलब अगर 10 न्यूटन फोर्स कांस्टेंट लेते हैं तो जितना भी वर्डन होगा तब तक यहाँ पर ये ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ना, बिकॉज वर्डन कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वर्डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या होता है कि फोर्स वेरिएबल है। सपोज यहाँ पर हम लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, ओके, ओरिजिन से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है x1, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x1 होगा। तो x1 पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट होगा तब उसके ऊपर हम अगर हम फोर्स अप्लाई करते, मान लेते इंक्रीजिंग फोर्स है, ओके, इस तरह से अगर x1 पोजीशन पर फोर्स की वैल्यू कम होगी और ग्राफ इस तरह से अगर आता है, देखिए, तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, दिस इज़ वेरिएबल। देखिए इंक्रीजिंग है, बाद में कुछ देर तक कांस्टेंट रहता है, फिर से यहाँ पर इंक्रीजिंग है। तो फोर्स थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, ओके, सपोज यहाँ तक मान लेते हैं हम, तो ये करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पोजिशन x2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस फ्रॉम x1 पोजिशन टू x2 पोजिशन अलॉन्ग x एक्सिस, ओके। लेकिन x1 टू x2 देखिए फोर्स कांस्टेंट है क्या, इट इज़ वेरिएबल, यहाँ पर ये कंटिन्यूसली वेरिएबल है, ठीक है, इंक्रीजिंग है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आती है ना, दैट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैरेलल टू x एक्सिस नहीं, इट इज़ कर्व पाथ। सो फोर्स कैसा होगा, यहाँ पर वेरिएबल होगा, ओके। तो चलिए इस कंडीशन में वर्डन कैसे निकालना है ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो x1 डिस्प्लेसमेंट, ओके, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x1 पोजिशन टू x2 पोजिशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर, फ्रॉम x1 टू x2। तो ये इसका ग्राफ है, ओके। तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो दैट गिव्स फोर्स एट x1 इज F1, ओके, एंड यहाँ से अगर हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये फोर्स क्या होगा, F2 होगा। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट x2 होगा तो फोर्स F1 नहीं रहेगा, वो F2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है। अब इस दौरान कितना वर्डन होता है ये निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना होगा। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम ग्राफ को देखें A टू B, ये कर्व पाथ है ना, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, इन्फिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके, देखिए यहाँ पर सपोज इस तरह से इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते थे स्टूडेंट, तो कंसिडर कीजिए यहाँ से यहाँ तक ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ओके, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से ऑन द x एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx होगा। दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके। मतलब A टू B ये कर्व है, x1 टू x2 उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, P पोजीशन टू Q पोजीशन, ओके, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेरी स्मॉल होगा। अब अगर ये इन्फिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर कंसिडर करते हैं हम पोर्शन, तो P पॉइंट पर जितना फोर्स होगा करीबन उतना ही फोर्स Q पॉइंट पर होगा ना। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इतना कम है कि P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच जो फोर्स एक्ट होने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा। देखिए अगर ये 5 न्यूटन है और यहाँ पर ये 10 न्यूटन है तो इसका मतलब फोर्स इज इंक्रीजिंग, ओके, इफ़ इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली बट स्टिल इट इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो स्टूडेंट ये जो दो पॉइंट्स होंगे P और Q पॉइंट पर, ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली फोर्स सेम ही होगा। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि P टू Q कांस्टेंट फोर्स है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हम कंसिडर कर सकते हैं। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ पर 7 न्यूटन है और P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर फोर्स है 7.001 न्यूटन, तो दैट इज़ इक्विवेलेंट है ना, एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं ना उसके अंदर। तो हम यहाँ पर ऑलमोस्ट उसको कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, 7 न्यूटन और 7.001 न्यूटन, ओके।
तो चलिए यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट फोर्स है, ये कंसिडर करते हैं, और ये फोर्स होगा F, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर dx। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्मॉल वर्क डन होता है स्टूडेंट, dw वर्क डन, ओके, स्मॉल वर्क डन, इट इज़ इक्वल टू, तो ये हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं ना, F इंटू एक्स कॉस थीटा। ओके, अब चलिए यहाँ पर ये मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर सिर्फ F इंटू डी एक्स इतना ही लेते हैं, तो ये स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन। ओके, दिस इज स्मॉल वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम P पोजिशन टू Q पोजिशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक dx, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए ये कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन का फॉर्मूला ये यहाँ पर हमने यूज़ किया है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन हमें मिला है। नाउ x1 पोजिशन टू x2 पोजिशन, ओके, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे वर्क डन हो गए ना, स्मॉल वर्क डन, dw 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 dw। ओके, अगर हम x1 पोजीशन टू x2 पोजीशन तक जितने भी स्मॉल वर्क डन, इन्फिनिटली स्मॉल वर्क डन होंगे, उन सब का अगर एडिशन कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो टोटल वर्क डन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर देयरफॉर टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग particle from position x1 to position x2। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल वर्क डन्स। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वर्क डन स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, F इंटू डी एक्स, F इंटू डी एक्स, और ये वर्क डन हम ऑल स्मॉल वर्क डन की एडिशन करने वाले, कहाँ से कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट x1 टू डिस्प्लेसमेंट x2, पोजीशन x1 टू x2 तक जितने भी स्मॉल वर्क डन होंगे सबकी एडिशन, मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। तो ये जनरल फार्मूला होगा स्टूडेंट, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 F इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वेरिएबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ये होगा यहाँ पर। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। लेट एक फोर्स है यहाँ पर, एग्जांपल देखिए, फोर्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ओके, ये न्यूटन है। देखिए फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, मतलब फोर्स भी यहाँ पर चेंज होगा। तो एक इक्वेशन है यहाँ पर, F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 न्यूटन। ओके, और सपोज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 1 मीटर टू x2 इज इक्वल टू 3 मीटर। देखिए एक शॉर्टली एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है कि फोर्स वेरिएबल कैसे होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होना चाहिए ना। सो यहाँ पर देखिए इक्वेशन F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो यहाँ पर x मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो x वेरिएबल है ना यहाँ पर, तो जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, जैसे यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2, तो x1 कितना है 1 मीटर, x2 कितना है 3 मीटर, मतलब 1 मीटर टू 3 मीटर तक यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है। तो टोटल वर्क डन हमें निकालना है फ्रॉम 1 मीटर टू 3 मीटर तक। ओके, तो टोटल वर्क डन W हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 F इंटू डी एक्स, है ना। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमें, तो पहले कुछ बेसिक फार्मूलेज इंटीग्रेशन का जो आपको पता ही है, जैसे इंटीग्रेशन x रेस टू n इंटू डी एक्स, अगर ये स्टेप आ जाती है तो x का जो पावर होता है, ओके, उस पावर में एक बढ़ाना है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये फार्मूला है ना इंटीग्रेशन का, बेसिक फार्मूला। देखिए
इंटीग्रेशन x रेस टू n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब x का पावर जितना होगा उसमें एक ऐड करना है और जो न्यू पावर यहाँ पर बनेगा उस पावर से डिनोमिनेटर में लिखना है वो, राइट। ये एक फार्मूला बेसिक। नो और एक फार्मूला क्या होगा, सपोज k इंटू डी एक्स। अब k का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट, k का मतलब होता है कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट है इंटू डी एक्स तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, k इंटू एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब ये सारे बातें आपको इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, बेसिक फार्मूलेज मैथमेटिकल टूल्स में हुए, ओके। फिर भी यहाँ पर ये दो फार्मूलेज हमें लगने वाले, तो ये बेसिक फार्मूलेज है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं हम। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब x1 की वैल्यू कितनी, 1 और x2 की वैल्यू 3 मीटर, ओके। मतलब 1 मीटर टू 3 मीटर तक ये फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन होगा ये हमें निकालना है। तो वेरिएबल फोर्स होने के कारण हम ये वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स के लिए ये फार्मूला है। तो वर्क डन इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 1 लिखिए, x2 की वैल्यू 3 है और f कितना दिया है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ओके, इंटू डी एक्स। नो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ओके। देखिए एक एक टर्म का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट। तो पहले 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 3 एज इट इज़। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मतलब क्या होगा, देखिए x रेस टू n इंटू डी एक्स अगर होता है तो x का पावर x से बढ़ेगा और जो न्यू पावर यहाँ पर बनेगा दैट इज़ रिटर्न इन द डिनोमिनेटर। चलिए यहाँ पर x का पावर कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा, डिवाइडेड बाय न्यू पावर जो बनता है 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, ओके। अब यहाँ पर x का पावर 1 होता है स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, x का पावर 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 एंड डिवाइडेड बाय न्यू पावर दैट इज़ 2, ओके, प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब 5 मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x नहीं है, तो ये k इंटू डी एक्स दैट इज़ kx। तो 5 इंटू डी एक्स क्या होगा, 5x होगा, ओके। और ये लिमिट 1 to 3 इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इसके अंदर x की वैल्यू पहले 3 रखनी है और बाद में माइनस x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते, देखें 3 गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और लिमिट 1 to 3, ओके। नाउ W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले x की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है, तो चलिए रखते हैं। x क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, ओके, माइनस अब x की वैल्यू क्या रखनी है, लोअर लिमिट मतलब 1, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। W इज इक्वल टू, देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 होगा स्टूडेंट, माइनस 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 5 इंटू 3 15, ओके, माइनस 1 क्यूब इज़ 1 माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 5 इंटू 1 5। नाउ W इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 27 माइनस 9 18, तो 18 प्लस 15, ओके, माइनस अब यहाँ पर देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 5। नो 18 प्लस 15 कितना होता है स्टूडेंट, 8 प्लस 5 दैट इज, है ना, 33 होता है ये, 33 माइनस 5। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 33 माइनस 5 दैट इज 28, तो ये होगा 28 जूल स्टूडेंट। इस तरह से देखिए एक फोर्स के लिए इक्वेशन था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। नाउ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट x, ओके। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए वेरिएबल फोर्स। नाउ हमें वर्क डन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक,
सो दैट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर टू डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। तो 1 मीटर टू 3 मीटर इतना अगर पार्टिकल डिस्प्लेस करते विद दिस वेरिएबल फोर्स, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो ये इंटीग्रेशन से हमने सॉल्व किया है। दिस इज 28 जून। ओके।